हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिलीफ बायोलॉजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता लग रहा है। आप सोच कर देखिए कि आपके अकॉर्डिंग हेल्थ होती क्या है। मीन्स किस इंडिविजुअल को हम हेल्दी बोल सकते हैं। हेल्दी का मतलब होता है मेनली कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों ही तरीके से हेल्दी हो। मीन्स तीनों ही तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा हो। हेल्थ अच्छी होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं। अगर कोई इंसान है और उसे कोई भी डिसीज़ नहीं है तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि वो हेल्दी है, क्योंकि जो डिसीज़ वाला पार्ट हो गया ये तो फिज़िकल बेसिस पर हम जज करके बोल रहे हैं, और जो हेल्थ होती है वो फिज़िकल, मेंटल और सोशल और भी जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होती है उन्हें कवर करती है। तो हेल्दी इंडिविजुअल वो होता है जो फिज़िकली, मेंटली और सोशली तीनों ही तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग कर पा रहा हो। अब बात करते हैं डिसीज़ की। जो डिसीज़ होती हैं वो बेसिकली 4 तरीके की होती हैं। डिसीज़ का मतलब ये होता है कि कुछ गड़बड़ होना, एक तरीके से मतलब अनकंफर्टेबल फील करना। तो जो डिसीज़ है वो एक्यूट होती है। एक्यूट डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो कि कम टाइम के लिए होती है, जैसे कि सपोज करो फीवर हुआ और 1-2 दिन रहा वो और फिर ठीक हो गए, तो ये एक तो डेवलप होने में भी कम टाइम लेता है। ये वाली जो डिसीज़ होती है डेवलप होने में भी कम टाइम लेती है और जो इनका टाइम पीरियड होता है वो भी कम रहता है। फिर क्रोनिक डिसीज़, जो क्रोनिक डिसीज़ है वो है ये डेवलप होने में भी टाइम लेती है और इनका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है। जैसे कि कई सारी डिसीज़ होती है, सपोज करो किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं होगा कि उसे अचानक से हार्ट में कोई दिक्कत होगी, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। हाँ, जब उसका पता लगता है किसी भी डिसीज़ का, ऐसी क्रोनिक डिसीज़ का जब पता लगता है तो ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग के स्टेजेस में पता लग जाए, वो थोड़ा टाइम लेती है जब वो अपने सिम्टम्स शो करती है। लेकिन डिसीज़ की जो इनिशिएशन है, जो स्टार्टिंग है, वो ऑलरेडी बॉडी में हो चुकी होती है। इसमें थर्ड है इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैल सकती है। और नॉन इन्फेक्शियस वो होती है जो ऐसे फैल नहीं सकती। इन्फेक्शियस ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि सपोज करो किसी को जुकाम हो गया और उसके पास में कोई इंसान, कोई भी इंडिविजुअल बैठा है, तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है, चांसेस है कि उसे भी जुकाम हो जाए। या फिर वायरल फीवर चलता है, वायरस वगैरह के थ्रू फैल जाता है। लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है, सपोज करो किसी को कोई हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है किसी एक पर्सन को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उस इंसान के साथ में जो इंसान रह रहा है उसे भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर फैल जाए एक इंसान से दूसरे इंसान में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और जो हेल्थ होती है ना वो पर्सनल और कम्युनिटी, इन दोनों की हेल्थ पे डिपेंड करती है। मतलब कि जैसे कि हम अपनी हाइजीन वगैरह का किस तरीके से ख्याल रखते हैं और हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा सराउंडिंग कैसा है, हमारे जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, एक तरीके से हर एक चीज़ों को ध्यान में रख कर हम इस हेल्थ को स्टडी करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए, जो इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, मतलब कि जो डिसीजेज एक दूसरे में फैल सकती हैं, अब वो किस किस के थ्रू फैलती है, तो वो ना बैक्टीरिया के थ्रू फैल सकती हैं, फंगी के थ्रू फैल सकती है, प्रोटोजोआ के थ्रू फैल सकती है और वायरस के थ्रू फैल सकती है। अब बचाया कैसे जा सकता है? एक तो जो कॉमन जनरल वेज होते हैं उनके थ्रू बचाया जा सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक वे, जैसे कि देखिए स्पेसिफिक वे में ऐसे समझिए, जैसे कि सपोज करो किसी को कोई जो डिसीज़ है वो हो चुकी, तो उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसे वैक्सीन वगैरह दी जाए ताकि क्या हो, वो
वो इंसान ठीक हो जाए और दूसरों में ना फैले इस तरीके से। और अब ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट और हाँ, जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना होता है। और जो ट्रीटमेंट है उसमें मेडिसिन के थ्रू, एंटीबायोटिक के थ्रू ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए जो WHO है, WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने हेल्थ की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है जो है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। और ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपको हेल्थ की कई सारी डेफिनेशन दे दी और उसमें आपसे WHO के स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, तो आपको एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, जैसे कि अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो आपसे पूछने के चांसेस है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, या फिर स्टेटमेंट असर्शन रीजन में कैसे भी पूछ लें। तो ऐसे ही हेल्थ के बारे में पूछा जा सकता है, और अगर नहीं भी पूछा जाए तो पता होना चाहिए। तो देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है ना, वो 7 अप्रैल को होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में जो हेल्थ है, ये तो मैं आपको बता चुकी। डिसीज क्या होता है? कोई भी डिस्टर्बेंस होना बॉडी में, कोई भी डिस्टर्बेंस होना, उसे हम डिसीज बोलेंगे, ठीक है। अब जो डिसीज हो सकती है वो किस रीजंस की वजह से हो सकती है? तो एक तो यही बताया मैंने कि वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होती है, पैथोजेंस जिसे हम बोलते हैं, ये सब पैथोजन के अंदर आते हैं। और दूसरा हो सकता है कि अगर आप जो डाइट है ना वो सही नहीं है, मतलब कि एक बैलेंस डाइट, एक न्यूट्रिशियस डाइट आप नहीं ले रहे हैं, तो आपको डिसीज होने के चांसेस हैं। और एक जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी कमी होने के कारण, जैसे कि मेडिकेशन वगैरह टाइम पे ना मिल पाना, वैक्सीनेशन वगैरह सही से ना हो पाना, तो इन सब की वजह से भी डिसीजेज वगैरह हो सकती हैं। और एक्यूट डिसीज़ वही होती है जो जल्दी हो जाती है, सडनली होती है और थोड़े से टाइम के लिए रहती है। क्रॉनिक डिसीज़ वो होती है जो धीरे धीरे डेवलप होती है और लंबे टाइम के लिए चलती है। अब देखिए हेल्थ के बारे में ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप एक बार नोट्स में स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि आई होप कि पॉइंट्स आपको समझ आ जाएंगे। इनमें कुछ भी ऐसा साइंटिफिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सिंपल रीड करेंगे ना तो समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपनी बॉडी को क्लीन रखना और जो एक अच्छा एनवायरनमेंट होना, हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना, ये सब आ जाता है पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ में। आप देखिए यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीइंग हेल्दी और बीइंग डिसीज फ्री के बीच का डिफरेंस क्या है। अब वैसे तो आपको अब तक जितना पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आप इसे बता सकते हैं, पर फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। देखिए हेल्दी होने का मतलब क्या है कि फिजिकली, मेंटली और सोशली कोई प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है किसी की बॉडी, ठीक है। और डिसीज फ्री होने का सिंपल मतलब है एब्सेंस फ्रॉम डिसीज। बीइंग हेल्दी का जो मतलब है वो फिजिकल, सोशल, दोनों इंडिविजुअल, फिजिकल और सोशल तीनों ही तरीके के एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। और जो डिसीज फ्री होता है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो इंडिविजुअल है, बीइंग हेल्दी में इंडिविजुअल की हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन डिसीज फ्री में उसकी हेल्थ अच्छी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। डिसीज फ्री होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में डिसीज़ और उनके कॉजेज़ के बारे में स्टडी करते हैं। सो जो डिसीज़ होने पर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें सिम्टम्स बोला जाता है, या फिर जो साइंस होते हैं डिसीज़ के, और उन्हीं के बेसिस पर जो फिजिशियंस वगैरह होते हैं, फिर डॉक्टर होते हैं, एक तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं उस डिसीज़ को कंफर्म करने के लिए। एक्यूट डिसीज़ और क्रॉनिक डिसीज़ दो तरीके की डिसीज़ होती है। अब इनके बारे में तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप इनके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एक्यूट डिसीज़ का एग्जांपल है कोल्ड हो जाना, किसी को कफ हो जाना है, फिर टाइफाइड हो जाना, ये क्या है तो उस टाइम के बाद में ठीक हो जाएगा। और क्रॉनिक डिसीज़ में है जो लंबे टाइम के लिए हो रहा हो, जैसे कि डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस, एलिफेंटिएसिस, तो ये सब हैं वो डिसीज़ जो कि एक लंबे टाइम के लिए चलती है और डेवलप भी धीरे धीरे होती है। उसके बाद में है कॉजेज़ क्या क्या होते हैं डिसीज़ के, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार फिर भी देख लीजिए। पैथोजेंस जैसे वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म वगैरह का प्रेजेंस होने की वजह से इनसे फैलती है डिसीज़। हेल्थ अच्छी ना होना, नरिशमेंट ना मिल पाना अच्छे तरीके से, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होना,
प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पाना और पोल्यूशन होना, ये सब रीजंस होते हैं डिसीज़ के। अब दो तरीके की डिसीज़ और हमने पढ़ी थी, इन्फेक्शियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ वो होती है जो फैलती है, एक पर्सन टू पर्सन फैल सकती है या फिर कुछ पैथोजेंस से पर्सन में फैल सकती है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ वो होती है जो ऐसे स्प्रेड नहीं होती, और एग्जांपल है आर्थराइटिस और हार्ट डिसीज़। ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे डायग्राम हैं, उनके साथ साथ में उनके बारे में कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे, तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है सार्स। इसमें ये जो पिक्चर शो की गई है सार्स की है, और द पिक्चर शो सार्स वायरस कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल। ये और इससे जो एक तरीके से इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 500 नैनोमीटर होता है, जो कि 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर है, और ये 0.001 मिलीमीटर के बराबर। अब अगर आपसे इसकी मेजरमेंट के बारे में अगर बात करें या फिर कोई क्वेश्चन में आए तो इन तीनों में से कोई भी आ रहा है तो वो सही ही होगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, और ये इसकी ये एक प्रोटोजोआ है। ट्रिपेनोसोमा जो है ये एक प्रोटोजोआ है और ये स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। इसकी जो शेप है वो सोशल शेप है। और फिर नेक्स्ट है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है जो कि एक, और ये एक्ने कॉज करता है। और जो इसकी लंबाई है वो 5 माइक्रोमीटर ये लंबा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है एस्केरियासिस ल्यूम्ब्रिकोइड, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये, और इसे राउंड वॉर्म भी बोला जाता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, और इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, होती है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके थ्रू जो डिसीज होती है, जैसे कि वायरस के थ्रू क्या होता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, और भाई इन्फ्लुएंजा होता है, मिजल्स होते हैं, चिकन पॉक्स हो सकता है, ये सब वायरल डिसीज है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है, एड्स जो है, ये सब कौन सी डिसीज है, वायरल डिसीज है। बैक्टीरिया के थ्रू होता है कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग। फंगी के थ्रू स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि एलर्जी वगैरह हो जाना, और प्रोटोजोआ के थ्रू मलेरिया, कालाजार, अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस किसके थ्रू होता है अभी बताया था मैंने आपको। फटाफट कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ स्लीपिंग सिकनेस किसके थ्रू होता है। और जो वॉर्म्स होते हैं उसके थ्रू इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस और एलिफेंटिएसिस होता है। और अभी दूसरा एक क्वेश्चन आपके लिए कि बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा वॉर्म मिलता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बेसिकली फंक्शन क्या करती है, ये जो बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के लिए, उन्हें ब्लॉक करने का काम करती है। बैक्टीरिया के लिए जो बायोकेमिकल्स पाथवे या फिर जो ज़रूरत होती है बैक्टीरिया की, उसे बैक्टीरिया तक पहुंचने में ये एक तरीके से ब्लॉकेज कर देती है, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट वर्क करती है। एग्जाम्पल हैं पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दो एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक के। जो काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं, मैनी बैक्टीरिया मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड सेल वॉल। तो देखिए काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो है वो इस सेल वॉल को बिल्ड करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो ये एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, ये क्या करती है, ये उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेल वॉल नहीं बना पाते। सेल वॉल नहीं बना पाएंगे तो उनका जो प्रोटेक्शन का फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी उनकी बॉडी। और जो एंटीबायोटिक होती है वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वायरस के अगेंस्ट वर्क नहीं करती है। उसके बाद में है नेक्स्ट है
किस किस थ्रू जो इन्फेक्टेड पर्सन है, हेल्दी पर्सन में डिसीज जो है वो फैल सकती है। सो जो फर्स्ट है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैल सकती है, जैसे कि हैंडशेक वगैरह से। सेकंड है, एयर के थ्रू फैल सकती है, और फूड के थ्रू फैल सकती है, मॉस्किटो के थ्रू फैल सकती है। ये सब कुछ मीडियम्स है जिसके थ्रू डिसीज जो है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल में फैल सकती है। तो देखिए, फर्स्ट है थ्रू एयर। एयर के थ्रू इस तरीके से फैलेगी, जैसे स्नीजिंग या फिर कफिंग, छींकने, खांसने, इन सब से क्या होता है, माइक्रोब्स जो हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी में एक तरीके से एंटर कर जाते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस और न्यूमोनिया। वाटर के थ्रू जो माइक्रोब्स होते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर में या फिर कुछ पॉल्यूटेड खाने में, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू बॉडी में एंट्री करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, अमीबिक डिसेंट्री के जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, वो इसी के थ्रू एंट्री करते हैं बॉडी में। नेक्स्ट है वेक्टर्स के थ्रू। वेक्टर्स मीन्स एक तरीके से बोल सकते हैं वाहक, जैसे कि जो एक जगह से दूसरी जगह उस प्रोटोजोआ को, उस वायरस को फैलाने का काम कर रहा है, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो वायरस जो वेक्टर्स होते हैं वो हैं मेनली जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, वो वर्क करती है कुछ डिसीज को फैलाने में, जैसे कि मलेरिया, और ऐसे ही कुछ और डिसीज भी हैं जो वेक्टर्स के थ्रू फैलती है, जैसे कि डेंगू, येलो फीवर, ये सब। एंड उसके बाद में थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, इनके थ्रू फैलती है सिंपल एड्स, और जो एड्स का वायरस है, HIV वायरस जिसे बोलते हैं, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी फैल सकता है, एंड फ्रॉम द मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ जिसके थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कोई भी डिसीज ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट हम एड्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो एड्स की फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है कि एड्स कोज किसके द्वारा करा जाता है, तो वो रेट्रोवायरस होता है, जिसका नाम होता है HIV। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। मेथड्स क्या क्या होते हैं एड्स के ट्रांसमिशन के, तो सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड निडल या फिर ब्लेड का यूज करना, और इन्फेक्टेड मदर से फीटस में ये जा सकता है जो एड्स है। इसके प्रिवेंशन के लिए एक तो जो इन्फेक्टेड ब्लड है उसका ट्रांसफ्यूजन ना किया जाए, डिस्पोजेबल निडल का यूज किया जाए, अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन पर्सन, अवॉइड द सेम रेजोर यूज्ड इन द सैलून। नेक्स्ट है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं उनके बारे में। तो जो माइक्रोब्स नोज के थ्रू एंट्री करते हैं बॉडी में, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, फिर बोल सकते हैं कि वो लंग्स में एंट्री करते हैं, और ये जो बैक्टीरिया हैं ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज करते हैं लंग्स में। जो माइक्रोब्स माउथ के थ्रू एंट्री करेंगे वो हमारे गट में जाएंगे, यानी कि स्टमक में, और ये कॉज करेंगे टाइफाइड। और अगर लीवर में जाते हैं, अगर गट में जाते हैं तो टाइफाइड कॉज करेंगे, लीवर में जाते हैं तो जॉन्डिस कॉज करेंगे। नेक्स्ट है जो वायरस एड्स कॉज करते हैं वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं और स्प्रेड करते हैं लिम्फ से ये स्प्रेड करते हैं सारे बॉडी पार्ट्स में और इम्यून सिस्टम को डैमेज करने का काम करते हैं। जो वायरस जापानीज एनसेफेलाइटिस कॉज करते हैं, जैसे कि ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, वो मॉस्किटो बाइट से हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं और ब्रेन को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स की। तो ट्रीटमेंट्स में दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो जो डिसीज़ है उसके सिम्टम्स को, उसके इफेक्ट को रिड्यूस किया जाए, उसे कम किया जाए, या फिर उस माइक्रोब को किल कर दिया जाए। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज।
तो ये किया जा सकता है मेडिसिन के थ्रू। मेडिसिन के थ्रू इफेक्ट जो है वो कम कर दिया जाता है, जैसे कि फीवर वगैरह में मेडिसिन लेते हैं, पेन में मेडिसिन लेते हैं, लूज मोशन में मेडिसिन लेते हैं, या फिर रेस्ट वगैरह करके मतलब अपनी एनर्जी को बचाए रखना, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम डिसीज के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं माइक्रोब्स को किल करके। माइक्रोब्स को किल करेगा कौन? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का फंक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले। आप फिलहाल इस वीडियो को अभी के अभी पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में वो आंसर बताइए कि एंटीबायोटिक का क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है बैक्टीरिया पर। तो कुछ ड्रग्स या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज करना। प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं प्रिवेंशन के? तो दो मेथड्स होते हैं, एक तो जनरल वेज, एक होता है स्पेसिफिक वेज। जनरल वेज में आ जाता है पब्लिक हाइजीन वगैरह, और अच्छा मतलब प्रॉपर खाना लेना, सफिशिएंट फूड लेना, और हेल्थ को एक तरीके से हेल्थ का ध्यान रखना, इन्फेक्शन से बचाना अपनी बॉडी को। जो एयरबोर्न डिसीज है उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसी जगह पर, ऐसी कंडीशंस पर रहने पर जहाँ पर क्राउड वगैरह जो हो वो बहुत कम हो। वाटर बोर्न डिसीज को हम कम कर सकते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर लेकर। और जो वेक्टर बोर्न डिसीज है उसे हम एनवायरनमेंट को क्लीन करके प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वेज की। स्पेसिफिक वेज में देखिए इम्यूनाइजेशन के थ्रू, जैसे कि अगर कोई डिसीज है तो उससे फाइट कर सके हमारी बॉडी, तो उसे बोलेंगे एक तरीके से इम्यूनाइजेशन। और इसके थ्रू क्या होता है, एक वीकेंड पैथोजन, जैसे कि वैक्सीन वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, तो इसमें क्या होता है एक वीकेंड पैथोजन, मतलब कि वही पैथोजन जिसके थ्रू वो डिसीज हो रही है उसी की वीक फॉर्म हमारी बॉडी में डाली जाती है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब क्या होगा, जैसे कि कोई वीक पैथोजन हमारी बॉडी में इंसर्ट किया गया, इंजेक्शन वगैरह के थ्रू इंजेक्ट किया गया, और उसके बाद में जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे ऐसा फील होगा कि ये बाहर से मतलब फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंट्री हुई है वैक्सीन के थ्रू, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। अब वो पैथोजन तो वीक है, तो वो तो मतलब अपनी जो सिम्टम्स हैं डिसीज वगैरह जो कोज कर रहा है वो इतनी हाई सिम्टम्स या फिर इतनी प्रॉपर तरीके से, या फिर ऐसा बोले कि डिसीज कोज ही नहीं कर पाएगा, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत कम है, तो वो तो डिसीज कोज नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल समझ के एंटीबॉडीज बना लेगी। तो जब कभी फ्यूचर में वो पैथोजन स्ट्रॉन्ग स्टेज में, यानी कि मतलब वीक पैथोजन की जगह पे जो प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग स्टेज में पैथोजन है, वो जब बॉडी में एंट्री करेगा तो वे जो एंटीबॉडीज बनी थी वीक पैथोजन के केस में वो उसके अगेंस्ट वर्क करेगी और बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। नेक्स्ट है, ये जो वैक्सीनेशन वगैरह के प्रोग्राम जो हैं वो इसी वजह से चलाए जाते हैं इन्फेंट्स वगैरह में। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कुछ डिसीज के बारे में, जो कि उनके पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट है मलेरिया। मलेरिया जो है वो पैथोजन से होता है फर्स्ट, और होता किससे है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का नाम है। अब इसमें क्या होता है, फीवर होता है। नेक्स्ट टाइफाइड। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी से, और ये फैलता है कॉकरोचेस वगैरह के थ्रू, और इसमें भी फीवर होता है और इन्फेक्शंस होते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है एड्स। एड्स जो है वो वायरस है HIV, और ये बोल सकते हैं कि खुद में एक डिसीज नहीं है, लेकिन ये क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देती है, हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू जो है वो वायरस के थ्रू फैलता है, और फैलता है ये फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो का नाम है। इसमें क्या होता है, हेडेक होता है और फीवर होता है, मतलब सिर दर्द होता है और बुखार होता है। नेक्स्ट है वोम। वोम होते हैं इंटेस्टाइन में, और इससे क्या होता है, पेट दर्द होता है, स्टमक एक्। नेक्स्ट है कालाजार। ये प्रोटोजोआ से फैलता है। प्रोटोजोआ कौन सा, लेशमानिया, इससे ब्रेन फीवर होता है। नेक्स्ट है फिर राउंड वोम। राउंड वोम होता है एस्कैरियसिस से, एस्कैरियसिस ल्यूम्ब्रिकोइड, जो कि इंटेस्टाइन में मिलता है, इससे भी पेट दर्द होता है, स्टमक एक्। फिर है सार्स, ये बैक्टीरिया है। और फिर है स्वाइन फ्लू, ये वायरस से फैलता है, और ये किस किस के थ्रू, पिग और ह्यूमन के थ्रू फैल सकता है, और इसमें फीवर होता है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू वायरस के थ्रू फैलता है, और ये भी बर्ड्स से फैलता है, इसमें फीवर होता है। इबोला वायरस से फैलता है और इसमें भी फीवर होता है।
सो यहाँ तक जो है ये जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।